अक्सर हम तेजस के बारे में सुनते हैं कि तेजस एक इंडिया का इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट है। इंडिया ने इसे खुद डेवलप किया है। टेक्नोलॉजिकली कितना एडवांस है, इस स्पीड के बारे में हम बात करते हैं और इसकी खूबियों के बारे में, इसकी खामियों के बारे में, किस तरह का ये हथियार ले जा सकता है, कितनी इसकी दूरी ये तय कर सकता है। इन सब के बारे में हमने काफी बार सुना है, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि इसे बनाने की शुरुआत कैसे हुई, क्यों इसे बनाया गया, कब इसे बनाने की शुरुआत हुई, क्या कारण थे इसे बनाने के, और ऐसे कौन कौन से फाइटर जेट्स उस टाइम पे हमारे पास थे तेजस के अलावा, या फिर जिसकी जगह तेजस ने ली, तो ऐसे क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस थे उस टाइम पे। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं। तो आज हम जानेंगे इसी के बारे में कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या मुश्किलें थी, क्या इसकी पूरी कहानी है, कैसे हम आज के मॉडर्न तेजस तक पहुंच पाए हैं, किस किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाने में इसमें मदद की। इस वीडियो में हम जानेंगे इस बारे में कि तेजस को बनाने की शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या एडवांसमेंट्स हमें या हमारी गवर्नमेंट को करना पड़ा तेजस को डेवलप करने के लिए। साल 2003 तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस एयरक्राफ्ट को नाम दिया तेजस। जुलाई 2016 इस हिस्टोरिक मोमेंट में इंडियन एयरफोर्स ने अपनी पहली तेजस स्क्वाड्रन नंबर 45 फ्लाइंग डैगर्स के नाम से इसको ऑफिशियली इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया। लेकिन सवाल ये आता है कि एलसी तेजस प्रोग्राम की जरूरत आखिर पड़ी क्यों। ये कहानी शुरू होती है एक क्रिटिकल वक्त से, जब स्ट्रेटेजिक जरूरत और टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस का बनाया और लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का जन्म हुआ। 1970s के एंड तक मिग-21 जो 1963 से इंडियन एयरफोर्स का पार्ट हुआ करती थी, वो अपनी सर्विस के एंड तक आ चुकी थी और ये एक वार्निंग था कि अगर जल्द से जल्द रिप्लेसमेंट नहीं लाया गया तो 1995 तक जो एयरफोर्स की कॉम्बैट स्ट्रेंथ थी उसमें लगभग 40% की कमी आ सकती थी। इंडिया का पहला इंडिजिनस HAL HF-24 मारूत, जो कि एक सुपरसोनिक जेट था, लेकिन पावरफुल इंजन की कमी की वजह से वो अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाया। इससे लगभग 20 साल का टेक्नोलॉजिकल गैप क्रिएट हुआ, जिसे एक मॉडर्न 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट से डायरेक्टली लीपफ्रॉग करने का विजन बना। ये प्रोग्राम सिर्फ एक एयरक्राफ्ट बनाने का नहीं था, बल्कि पूरी एरोस्पेस इकोसिस्टम को देश में डेवलप करने का मिशन था। आत्मनिर्भरता का गोल था, फॉरेन सप्लायर्स पर डिपेंडेंसी खत्म करना और स्ट्रेटेजिक एनाटॉमी के लिए फ्यूचर में इंटरनेशनल सैंक्शंस, जैसे 1983 न्यूक्लियर टेस्ट के बाद हुआ, इस तरह के सैंक्शन से बचना जरूरी। तो ऐसे में सवाल यह आता है कि 1970s में हमारे पास ऐसे कौन कौन से फाइटर जेट्स थे। 1970s के दौर इंडियन एयरफोर्स के लिए एक मेजर ट्रांजिशन फेज था, जहां ब्रिटिश, फ्रेंच, सोवियत और इंडिजिनस एयरक्राफ्ट का मिक्स ऑपरेट हो रहा था। ये वो वक्त था जब सब सोनिक से सुपरसोनिक कैपेबिलिटीज की तरफ शिफ्ट हो रहा था, स्पेशली 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर के दौरान। सबसे इम्पोर्टेंट बैकबोन था मिग-21, इंडिया का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट। लेकिन इंडिया के पास मिग-21 एक अकेला फाइटर जेट नहीं था। उसके अलावा हमारे पास थे फॉलन ग्नैट, ग्राउंड अटैक मिशन के लिए हॉकर हंटर, और सोवियत साइड से सुखोई 7 एक पावरफुल फाइटर बॉम्बर था। इंडिया का अपना फाइटर HAL HF-24 मारूत, फ्रेंच ओरिजिन का डसॉल्ट, मिस्टियर 4 और फिर सैपिकेट जैगुआर को 1979 में एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया। अब सवाल ये आता है कि इतने सारे और भी फाइटर प्लेन्स होने के बावजूद भी मिग-21 ही केंद्र में क्यों था। इसके पीछे कई कारण थे। सबसे पहला कारण नंबर और स्टैंडर्डाइजेशन। इंडियन एयरफोर्स के पास 1970s में काफी अलग अलग एयरक्राफ्ट थे, लेकिन सिर्फ मिग-21 ही मैसिव नंबर्स में अवेलेबल था। इंडिया ने डेकेड्स में 800 से ज्यादा मिग-21 ऑपरेट किए, जबकि बाकी जेट्स हमारे पास इतनी क्वांटिटी में नहीं हुआ करते थे। अलग अलग कंट्रीज जैसे UK, फ्रांस, USSR, इंडिया के 6 टाइप्स के जेट्स मेंटेन करना एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर बन चुका था। स्पेयर पार्ट्स, ट्रेनिंग सब कॉम्प्लेक्स हो गया था, इसलिए इंडियन एयरफोर्स ने स्टैंडर्डाइजेशन का डिसीजन लिया और मिग-21 बना मेन वर्क हॉर्स। इसका दूसरा कारण था 1971 की वॉर का सक्सेस और लिमिटेशंस। 1971 इंडो पाकिस्तानी वॉर ने साफ साफ दिखा दिया था कि कौन से एयरक्राफ्ट स्ट्रॉन्ग है और किसमें क्या क्या लिमिटेशंस हैं। जैसे कि सुखोई Su-7 और हॉकर हंटर ग्राउंड अटैक में स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन दुश्मन की नज़र में आसानी से आ जाते थे। फॉलन ग्नैट एक ब्रिलियंट डॉग फाइटर था,
लेकिन उसकी रेंज बहुत कम थी और मॉडर्न रडार हैवी मिसाइल्स कैरी करने के कैपेबल नहीं था। वहीं MiG-21 ने अपनी वर्सेटिलिटी प्रूव की। इंटरसेप्शन हो या डॉग फाइट हो या एस्कॉर्ट करना हो, सब रोल्स में परफॉर्म किया और PAF के F-104 स्टार फाइटर्स के अगेंस्ट क्लियर सुपीरियरिटी स्टैब्लिश की। इसका तीसरा कारण था इसका हल्का होना। ये MiG-21 पॉइंट डिफेंस फाइटर्स होते हैं। इसका मतलब ये फास्ट होते हैं, अजाइल होते हैं और इतने अफोर्डेबल कि देश के हर कोने में डिप्लॉय किए जा सकते हैं। इसका चौथा और सबसे प्रैक्टिकल कारण ये था कि इंडिया इन्हें खुद बना सकता था। 1960s में सोवियत यूनियन ने इंडिया को लाइसेंस दिया था कि MiG-21 हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड यानी कि HAL में मैन्युफैक्चर किया जा सके। इसका मतलब डॉलर या पाउंड्स खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी और पहले ही फैक्ट्रीज, टूल्स और ट्रेंड इंजीनियर्स अवेलेबल थे। यही रीज़न था कि MiG-21 सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन बन चुका था। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि LCA तेजस ही क्यों बना नेचुरल हायर। 1980s के आते आते जो MiG-21 था वो अपनी एयरफ्रेम के एंड तक पहुंच रहा था। एजिंग टेक्नोलॉजी और हाई लैंडिंग स्पीड्स की वजह से इसको फ्लाइंग कॉफिन तक कहा जाने लगा। तब इंडिया को रियलाइजेशन हुआ कि फॉरेन जेट्स खरीदते रहना ही सिर्फ एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। इसी गैप को फिल करने के लिए डिजाइन हुआ HAL तेजस, एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो स्पेशली MiG-21 के लाइट कॉम्बैट फाइटर रोल को रिप्लेस करता हो। विजन क्लियर था, एक छोटा, फास्ट, मल्टी रोल इंटरसेप्टर जो सिर्फ परफॉर्मेंस में नहीं बल्कि पूरी तरह से इंडिया में डिजाइन हो और मैन्युफैक्चर हो। अब एक और इसमें सवाल आता है कि इंडिया ने तेजस बनाना शुरू किया। HAL तेजस का सफर एक पेपर कॉन्सेप्ट से शुरू हुआ और धीरे धीरे फ्लाइट रेडी प्रोटोटाइप तक पहुंचा। ये जर्नी हाई रिस्क डिसीजन और नए इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने से भरी हुई थी। गवर्नमेंट ने समझा कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड अकेला प्रोडक्शन और एडवांस R&D दोनों हैंडल नहीं कर सकता। इसीलिए 1984 में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA बनाई गई, एक नेशनल कंसोर्टियम जो 100 से ज्यादा लैब्स, इंस्टीट्यूशंस जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को एक साथ लेके आई। इंडिया ने डसॉल्ट एविएशन को अपना कंसल्टेंट बनाया जो एयरक्राफ्ट के डिजाइन को रिव्यू किया करती थी। फाइनल डिजाइन कुछ ऐसा था, टेललेस कंपाउंड, डेल्टा विंग, ताकि एयरक्राफ्ट छोटा और हाईली एजाइल रहे। रिलैक्स्ड स्टैटिक स्टेबिलिटी यानी कि RSS, एक एडवांस कॉन्सेप्ट जिसमें एयरक्राफ्ट इंटेंशनली अनस्टेबल बनाया गया ताकि मैन्यूवरेबिलिटी इंक्रीज हो सके, लेकिन इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था और ह्यूमनली इम्पॉसिबल था। इसे कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर का होना बहुत जरूरी था। RSS की वजह से इसे मैन्युअली फ्लाई करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए डिजिटल फ्लाई बाय वायर का सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ी। जब किसी भी कंट्री ने सेंसिटिव डेटा देने से इंडिया को मना कर दिया तो इंडिया ने डिसाइड किया कि ये टेक्नोलॉजी वो खुद डेवलप करेंगे। फिर टाइम आया 1992 का। 1992 में नेशनल कंट्रोल लॉ यानी कि CLAW टीम बनाई गई और ये प्रोग्राम के सबसे बड़े ब्रेक थ्रू में से एक बना। इंजीनियर्स ने बोल्ड डिसीजन लिया। एयरक्राफ्ट का वेट लगभग 45% कार्बन कंपोजिट से बनाया गया। इससे HAL तेजस दुनिया का सबसे लाइट वेट सुपरसोनिक जेट्स में से एक बन गया। इंजन फ्रंट पर इंडिया ने इनिशियली इंडिजिनस कावेरी इंजन डेवलप करने की कोशिश की, लेकिन टेक्निकल इश्यूज के चलते प्रोटोटाइप्स के लिए अमेरिकन GE F404 इंजन का यूज करना पड़ा। लगभग 20 साल की मेहनत के बाद पहला टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर TD-1 फाइनली उड़ा 4 जनवरी 2001 को विंग कमांडर राजीव कोटियाल के साथ। थोड़ी ही देर के बाद प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने इस एयरक्राफ्ट को नाम रखा तेजस। ये सिर्फ एक फ्लाइट नहीं थी, ये इंडिया के एयरोस्पेस ड्रीम का टेक ऑफ था।